तो ये राष्ट्र कथा की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्र की कथा क्यों किया जाता है? राष्ट्र कहते किसे हैं? बहुत से दुनिया के लोगों का ये समझ है, जैसा ब्रिटिशर लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि भारतीय सभ्यता में, सिविलाइजेशन में नेशनलिज्म के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने भारतीय कल्चर, भारतीय हिस्ट्री को पढ़ने का प्रयास नहीं किया। यजुर्वेद के 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र में यहाँ प्रेयर की गई थी, राष्ट्रदार राष्ट्रम मयि देहि। हे ईश्वर, हमारे मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता प्रदान करिए, हमारे दिल और दिमाग में राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न करिए। प्रश्न ये उठता है, राष्ट्र कहते किसे हैं? तो इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि यास्क ने निरुक्त में लिखा था, यत राजते तद राष्ट्रम। जो अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित होता है, चमकता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। जमीन के टुकड़ों को राष्ट्र नहीं कहा जाता, किसी वस्तु को राष्ट्र नहीं कहा जाता। राष्ट्र हमारे दिल और दिमाग में जो ज्वाज्वल्यमान आइडिया है, विचार है, उसे राष्ट्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, देश टूटते हैं, देश बनते हैं, देश बिगड़ते हैं, देश की सीमाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, संकुचित होती हैं, विकसित होती हैं, लेकिन राष्ट्रीयता न कभी टूटती है, न कभी झुकती है, न कभी मिटती है। वो हमेशा दिल और दिमाग में ताज़ा रहती है। जिस देश के नागरिक के दिल और दिमाग में राष्ट्रीयता रहती है, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकता। लेकिन वही परिणाम है, आज हम लोग दुनिया के सामने सर उठा करके खड़े हैं। इस विश्व की अनेकों सिविलाइजेशन वर्ल्ड के नक्शे से समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन आज तक हम विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होने के बावजूद दुनिया के सामने सर ऊंचा करके खड़े हैं। तो हमारी संस्कृति, सभ्यता और हिस्ट्री का परिणाम है। इस संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए अनेकों बार प्रयत्न किए गए। आज जो ये भारत देश आप देख रहे हैं, जो ईटानगर से लेकर गंगानगर तक और लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक जो ये देश 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है, यह देश कभी कैलाश से लेकर कोलंबो तक और अराकान से लेकर के खुरासान तक एक कंट्री हुआ करता था। अराकान म्यांमार की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम अराकान है और ईरान की नॉर्थ की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम खुरासान है। तो बर्मा से लेकर के ईरान तक और तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक यह भारत देश एक नक्शे में विद्यमान हुआ करता था। लेकिन इस देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए 13 टाइम आक्रमण किए गए। आप नोट कर लो कॉपी और पेन पर, आपको बताने के लिए। सबसे पहला आक्रमण इस देश को तबाह करने के लिए 460 BC में पर्शियन लोगों के द्वारा किया गया। लेकिन पर्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन कल्चर आज दुनिया से, विश्व से समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम विश्व के मानचित्र पर आज भी अंकित हैं। यह हमारे पूर्वजों का और हमारे संस्कृति की महानता और बलिदान का परिणाम है। इस देश को मिटाने के लिए दूसरा आक्रमण
4 मई 327 BC को द ग्रेट ऑफ ग्रीस अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने उन्हें ब्यास रिवर क्रॉस करने नहीं दिया और मुल्तान के चौहान की गदे की मार खाकर 6 महीने में अलेक्जेंडर ने अपने दम को तोड़ दिया। वो ख्वाब देखता ही रह गया, भारत पराधीन नहीं हुआ। इस देश को तबाह करने के लिए तीसरा आक्रमण, थर्ड अटैक 100 BC में किया गया, जो किंग ऑफ कनिष्का ने किया, जिसे कुषाण कहते हैं, लेकिन वो भी दुनिया से समाप्त हो गए। भारत को समाप्त करने का ख्वाब उनका कामयाब नहीं हुआ। इस देश की सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए चौथा आक्रमण 79 AD में किया गया, जो शक लोगों ने किया, और शक भी दुनिया के मानचित्र से समाप्त हो गए। भारत को समाप्त करने का हसीन सपना कामयाब नहीं हो पाया। इस देश को बर्बाद करने के लिए पांचवा आक्रमण 535 AD में किया गया, जो हूण लोगों ने किया, जो कहते थे कि भारत को हम 4 महीने में बर्बाद कर देंगे, लेकिन हूण सिविलाइजेशन वर्ल्ड से समाप्त हो गई। हम आज भी दुनिया के सामने सुरक्षित हैं। छठवां आक्रमण 6 अटैक 650 AD में किया गया, जो अरब के लोगों ने किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहे। सातवां आक्रमण 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, जो सिंध के राजा दाहिर का कत्ल हुआ। 30,000 सेना राजा दाहिर की थी। वो बिन कासिम बहुत बहादुर था, योद्धा था, इसलिए वो सिंध पर नहीं विजय पाया था, लेकिन भारत के लोगों ने सिंध का साथ दिया। भारत के लोगों ने दाहिर का, उसका मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। यहाँ के बौद्ध लोगों ने उनका साथ दिया, यहाँ के जैन लोगों ने उनका साथ दिया, मंदिर के पुजारी पंडितों ने बिन कासिम का साथ दिया, इसलिए बिन कासिम जीत पाया था। वो वीरता और शक्ति के कारण भारत पर जीत हासिल नहीं कर पाया था। बहुत स्कॉलर, हिस्टोरियन ने ये समझाने का भी प्रयास किया है कि 6000 सोने की 6000 गोल्ड की सोने की मूर्तियां ले गया था वो, जो एक मूर्ति 30 मन सोने के बराबर, 30 मन सोने के बराबर थी। न जाने कितने गोल्ड दौलत इस देश से लूटकर मोहम्मद बिन कासिम भारत से ले गया था। लेकिन 6 अटैक तक यह देश की सीमाएं सुरक्षित थी। हमारी संपत्ति लूटकर वो अपने देश नहीं ले जा पाए थे। हमने युद्ध किया था, लड़ा था और वीरता से, अपनी बहादुरी से अपनी रक्षा किया था। 8वां आक्रमण इस देश को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए 1026 AD में महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर को इसी गुजरात से लूटा था। गणपत राय अग्रवाल हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र में लिखे हैं कि 100 रुपये तोला, 100 रुपीज़ तोला सोना लगाया जाए तो 65 बिलियन की संपत्ति लूटकर महमूद गजनवी फर्स्ट टाइम ले गया था। और कहा जाता है कि 16 टाइम उसने इस टेम्पल को उनके लोगों ने लूटने का प्रयास किया था। इसको तबाह करने की कोशिश किया था और यहाँ से काफ़ी कुछ संपत्तियों को ले जाने का प्रयास किया था।
और ये संभव इसलिए नहीं हुआ था कि महमूद गजनवी कहीं आसमान से आया था या उसके पास कई हजार हाथियों का ताकत था। उसको लूटने में सहयोग भारत के लोगों ने दिया था। हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी, हमारे नागरिकों के अंदर स्वार्थ था। इस कारण से महमूद गजनवी कामयाब हुआ था और ये हिस्ट्री में रिसर्च का विषय है। इसे आप देखेंगे, समझेंगे आगे चलकर तो अपनी गलतियों का आपको एहसास होगा कि ये कैसे लोगों ने इस देश को लूटा और बर्बाद किया। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये कितने आक्रमण हो गए अभी तक? पक्का है? नोट किया आप लोगों ने? पहला आक्रमण कब हुआ था? 460 BC। आप ये आगे वाले बच्चे ने नहीं लिखा, खाली हाँ हाँ बोलते गए। दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 327 BC। और तीसरा आक्रमण कब हुआ था? 100 BC। आप लोगों ने नोट किया? खाली मैं भाषण ही देता गया। और फोर्थ अटैक कब हुआ था? 79 AD। और फिफ्थ अटैक कब हुआ था? 535 AD। सिक्स अटैक कब हुआ था? 650 AD। सेवन्थ अटैक कब हुआ था? 712 AD। और आठवां अटैक कब हुआ था? 1026 AD। ये कितने अटैक हो गए? नौवां अटैक हुआ था 1192 AD, 1192 की साल में। वो हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ। लोग बताते हैं कि मोहम्मद गौरी को चौहान पृथ्वीराज ने 16 बार माफ़ किया, लेकिन ये सब कोई फैक्ट नहीं है। चौहान की गौरी की सिर्फ 2 बार लड़ाई हुई थी और एक बार में गौरी को इतना मारा था चौहान ने, उतने अनेकों बार अल्लाह की कसमें खाई थी दुनिया में कहीं युद्ध करेंगे, चौहान के सामने नहीं करेंगे। बहुत बड़ा पराजित हो गया था। लेकिन भारत के लोगों ने गौरी को वापस आमंत्रित किया, गौरी को बुला करके ले आए। कई राजाओं ने उनका साथ दिया और चौहान की डिफीट हुई। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने भारत के लिए चौहान की पराजय का कारण बना। अब कितने अटैक हो गए? 9। 10वां आक्रमण 1526 में हुआ, जो मुगल अटैक था। बाबर ने वहाँ पर राणा सांगा को डिफीट दिया, हराया। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में कितना कौशल दिखाया था, आज लोग उसे याद नहीं करते हैं। तो आप देखिए, बाबर का पूरा परिवार इंडिया छोड़कर जा रहा था। ये अकबर जो है आज पाकिस्तान में अमरकोट स्टेट है, वहाँ जाकर के पैदा हुआ था, शरण दिया था वहाँ के किंग ने। लेकिन हमारे देश में यूनिटी न होने के कारण, एकता न होने के कारण ये हम लोग तबाहियों की तरफ चल पड़े थे। 11वां अटैक 1560 में हुआ, जो पोर्चुगल लोगों ने किया। दीव, दमन, गोवा को उन्होंने कैप्चर कर लिया और वहाँ पर उन्होंने अपना एम्परर इस्टेब्लिश किया। और ये आज़ादी के 13 वर्ष के बाद जाकर के दीव, दमन, गोवा आज़ाद हुआ था, भारत में मिला था। पूरा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, लेकिन दीव, दमन, गोवा 1960 के बाद भारत में आकर के मिले। तो आप ये देखिए
ये कितना स्ट्रगल इस देश को करना पड़ा और ये पराजय का कारण क्या रहा? आपके देश के सिटीजन नागरिक रहे। कितने अटैक हो गए? 11 हो गए। 12वां अटैक 1763 में हुआ, जो फ्रांस ने हम पर अटैक किया, और फ्रांस के लोगों ने पांडिचेरी को कैप्चर कर लिया और पांडिचेरी पर अपना राज्य उन्होंने स्थापित किया। और 13वां अटैक तो आपको मालूम है ब्रिटिशर लोगों का, उसे आपके सामने हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 13 टाइम इस देश पर अटैक हुए, इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। लेकिन जो आक्रांता थे वो उनमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि जो इंडियन लोगों से ज़्यादा ज्ञानी थे या इंडियन लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन लोगों में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी कि जो बहुत बड़े फरिश्ते थे। उनकी कामयाबी, उनकी सारी फौजें भारत में बनी, उनको रसद सामग्री भारत से दिया गया, और इसका मूल कारण था कि हम लोगों में राजनीतिक एकता नहीं थी, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। आज कुछ लोग मिसगाइड करते हैं कि भारत कभी एक भी नहीं था, लेकिन भारत में पॉलिटिकल यूनिटी की कमी थी, लेकिन भारत की कल्चरल यूनिटी हमेशा एक साथ थी, और ये सांस्कृतिक रूप से ये देश हमेशा सशक्त और मजबूत रहा है। जो शादी विवाह में, जो जन्म और मृत्यु पर कर्मकांड कैलाश में होते थे, उसी प्रकार के कर्मकांड कोलंबो में होते थे, और वही कर्मकांड अराकान और खुरासान में होते थे। हमारी सांस्कृतिक यूनिटी थी, हमारी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, और पॉलिटिकल यूनिटी न होने के कारण यह देश अनेकों आक्रमणों का सामना किया। और इस पर कुछ तो वो लोग राज नहीं किए, अपने गुलाम को छोड़ दिया, गुलाम वंश का राज भी हो गया यहाँ पर। तो ये वापस आप घटना दोहराना चाहते हैं? अगर वो नहीं दोहराना चाहते हैं तो अपने हिस्ट्री को रिमेंबर रखो, उसे कुछ सीखने की कोशिश करो, और सीख करके ये वापस घटना न घटे, अपनी नई तैयारी करके नई विश्व की तरफ चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके देखो, बेल्जियम देश का नाम सुना आप लोगों ने? बेल्जियम देश में एक महान इंसान पैदा हुए और उन्होंने धार्मिक पढ़ाइयाँ की, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, उन्होंने बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ा, आत्मसात किया, आगे चलकर के कुरान, जुबैर, अंजील, तौरेत, जंदावस्ता को पढ़ा। वह ईसाई धर्म के बहुत बड़े प्रचारक बन गए। उनका नाम था फादर कामिल बुल्के। क्या नाम था? उनको एक टारगेट दिया गया कि आप भारत में जाओ और पूरे हिंदुस्तान को ईसाईयत में कन्वर्ट करने का प्रयास करो, पूरे हिंदुस्तान को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए आप कोशिश करो। एक किसको टास्क दिया गया? फादर कामिल बुल्के को। और वो कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के रहने वाले थे। वो जब भारत देश में आए, भारत के काफ़ी राज्यों का भ्रमण किया, उन्होंने भारतीय भाषा हिंदी को सीखा और उन्होंने तुलसीदास के रामायण की एक चौपाई पढ़ी। उसमें चौपाई का मतलब क्या था
कि आपको अपने पिता से जो स्टेटस मिला है, जो संपत्ति मिली है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला है, उसे आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो उसे कम करने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या शिक्षा दिया गया था तुलसीदास की चौपाई में? कि आपको अपने पेरेंट्स से जो स्टेटस मिला है, जो संपत्ति मिली है, अगर आप उसे आगे बढ़ा नहीं सकते हो तो उसे घटाने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इससे वो इतना, मेघराज को फोन करो लेके आएंगे, इससे वो इतना प्रभावित हुए, तुलसीदास के रामायण पर उन्होंने पीएचडी किया और भारत देश में पहला व्यक्ति है फादर कामिल बुल्के, जिसने अपनी पीएचडी की थीसिस हिंदी भाषा में लिखा। किसमें लिखा? हिंदी भाषा में लिखा। और देश को आज़ाद होने के बाद भी वह भारत में रहे और आजीवन हिंदी और हिंदू धर्म के लिए काम करते रहे। भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है, हमने किसी को तलवार के बदले में धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं किया। हमने किसी को लालच स्वार्थ में आकर अपने धर्म को छोड़ने की कोशिश नहीं की। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह अपने प्रधानमंत्री मेहर महाजन चंद को बुलाया और कहा, महाजन साहब कि आप दयानंद को बुलाओ और जितने इस स्टेट के मुसलमान हैं सबको हिंदू बनाओ। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने आकर के इनका विरोध किया और गीता का एक श्लोक सुना करके कहा, श्रेयान स्वधर्मो बिगुड़े पर धर्मो भयावह है। उनका हिंदू धर्म में मिलाने का कश्मीरी पंडितों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आपका जो धर्म है वो मानो, हमने किसी को जबरदस्ती, किसी को ताकत के बल पर, किसी को तलवार के बल पर, किसी को प्रलोभन दे करके, मेडिसिन दे करके धर्म छोड़ने के लिए भारतीय सभ्यता ने कभी इसकी वकालत नहीं किया। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने अपने विवेक से, अपने मस्तिष्क से सोचा कि दुनिया में कहीं भी पीस प्रॉस्पेरिटी का मैसेज अगर है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है। तो फादर कामिल बुल्के का क्या कहना था? तुलसीदास के किस बात से वो प्रभावित हुए? उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी, जो सामग्री, जो सम्मान आपको अपने पिता से मिला है उसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसे घटाने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं शुद्ध भाषा में, लुटा दो बाप की दौलत। याद रखो, लुटा दो बाप की दौलत, नादानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। तो आपके पास ये चैलेंज है, ये आपके पूर्वजों का साम्राज्य कहाँ तक था? अराकान से लेकर के खुरासान तक था। आपके पूर्वजों का साम्राज्य कहाँ तक था? कैलाश से लेकर कोलंबो तक था। आप बताइए, यहाँ पर अपना झंडा फहराना चाहते या नहीं चाहते? आप अपनी खोई हुई संपत्ति लेना चाहते या नहीं लेना चाहते? आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को एक गीत गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप गाते हैं नहीं गाते? ये गाना सही है गलत है? बिल्कुल सही है। हम कहते हैं गाना झूठा है। झूठा इसलिए है, खाली गीत गाने से कुछ नहीं होगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, उस डंडे पर झंडा प्यारा। जब डंडा ऊंचा रहता है
तो झंडा अपने आप ऊंचा रहता है, और जब डंडा ऊंचा नहीं रहता है तो झंडे को पतंग भी काट करके ले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका झंडा ऊंचा रहे तो आपको शक्ति हासिल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आप लिखो, शक्ति 5 प्रकार की होती है। बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहला प्रयास करना है आपका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे, फिजिकली फिट एंड मेंटली रोबस्ट। आप चाहते हैं कि आपका झंडा ऊंचा रहे तो आपको अपने स्वास्थ्य को ऊंचा अच्छा रखना चाहिए। आप चाइनीज लोगों की मूवी देखिए, चाइना के लोगों ने भाषण देकर के तरक्की नहीं किया है। वहाँ के 3-3, 5-5 साल के बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी टांगों को फैलाकर स्ट्रेचिंग करते हैं। आपको यहाँ देखने पे लगेगा कि बच्चों के साथ जुर्म हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर अपब्रिंगिंग करते हैं। आप इजराइल को देखिए, 50+ टेम्परेचर में अपने बच्चों को 2-2 घंटे धूप में खड़ा रखते हैं, 4-4 घंटे कभी कभी पानी नहीं देते हैं। तो कहते हैं उनमें हम वो शक्ति पैदा कर रहे हैं जो समस्याओं का समाधान ये कर सकें। हमें जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की बात आपको समझाया था। वो कहा करते थे कि मनुष्य की लाइफ का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो है कंफर्ट जोन, और जो सुख सुविधाओं में ज़्यादा रहते हैं वही लोग सुसाइड करते हैं, वही लोग माइग्रेशन करते हैं, और वही लोग दुनिया को बर्बाद करते हैं। और अगर जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, पड़कार को झेलने की ताकत रखते हैं, वो दुनिया में अपना स्थान बनाते हैं। उनके सामने कोई चुनौती सामने नहीं आ सकती है। तो आप देखिए, सबसे पहले बिस्तर छोड़ने के बाद क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप ग्राउंड में जाएंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, आप पीटी करेंगे। और जो व्यक्ति व्यायाम के लिए समय नहीं निकालता है उसको हॉस्पिटल के लिए, मरीज के लिए समय निकालना पड़ता है। आप बताओ, सड़कर मरना चाहते हो कि शान से रहना चाहते हो? तो रोज एक्सरसाइज करोगे। कल मैंने कहा कि कल मैं पीटी करने के लिए छुट्टी दे रहा हूं, तो लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे थे, जैसे वो स्वर्ग से कोई लड्डू मिल रहे थे। ये ऐसी काम चोरी से आपका भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। हमें आपको विरोध करना चाहिए था कि कल आप हमारी पीटी क्यों नहीं कराएंगे, कल एक्सरसाइज क्यों नहीं कराएंगे, तब मुझे खुशी होती थी। लेकिन आप लोगों ने ताली बजा करके स्वागत किया, खड़े होकर के। आपको शर्म आना चाहिए इस बात पर। आपका झंडा ऐसे ऊंचा रह सकता देश का? आपको -20 टेम्परेचर में, -50 टेम्परेचर में और +50 टेम्परेचर में हर सिचुएशन को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तब झंडा ऊंचा रहेगा। खाली भाषणों से झंडा ऊंचा नहीं रहेगा। आपने एक भी लोगों ने मेरा विरोध अपोज नहीं किया कि कल आप पीटी क्यों नहीं करा रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं जाके 2 घंटे बेड पर सोचता रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्या ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं 2 घंटा रात को 12 बजे यहां से बोलने के बाद मुझे नींद नहीं आई थी। मैं आंख बंद करके सोचता रहा आपकी बात पर। क्या ये सोच आपकी है? आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और कंफर्ट जोन में रहने वाले का कोई भविष्य नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा अपनी जिंदगी, हम नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि आप धन मत कमाओ, पैसा मत कमाओ, सारे साधन इकट्ठा करो, लेकिन जीवन को पूरा हार्ड वर्क बना करके अपना रोड मैप फाइनल करो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले प्रयास करें, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी शक्ति, आपको ये कोशिश करना है
कि आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा। ज्ञान अगर दुश्मन के पास हो तो वहाँ भी जाकर के सीखने की कोशिश करना, और ये मत सोचना कि ये विचार मेरा नहीं है, ये किसी और के पास है। मैंने कई बार आपको समझाने का प्रयास किया है कि सोचना बंद तो समझना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए सोचने और सीखने के लिए निरंतर आपको उत्सुक रहना चाहिए, और सोचने का सीखने का सिस्टम कभी उसे ब्लॉक मत कर देना, कभी उसे स्टॉप मत कर देना। इसलिए दूसरी शक्ति है ज्ञान की शक्ति। आप देखिए पूरे दुनिया में 4000 लोग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, 800 लोग वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। भारत देश में कहने के लिए हम 130 करोड़ की आबादी के लोग हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पर भारत में सिर्फ 10 लोग रिसर्च कर रहे हैं, 10%। और फिर भी हम कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमाग हमारे पास है। अभी भी जो सुपर टेक्नोलॉजी है, चाइना और इंडिया के पास लोग सिर्फ जॉब वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर हमारे ज़िंदगी की बेहतरी के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं मोबाइल रखता हूँ, मैं वॉच पहनता हूँ, मैं शूज पहनता हूँ, हमें एसी चाहिए, पंखा चाहिए, बल्ब चाहिए, हमें ये साउंड सिस्टम चाहिए। कौन सी चीज़ मेरे ज़िंदगी की बेहतरी के लिए भारत के लोगों ने बनाया है? आपका हमारा जीवन खुश हो सके, पंखा, टेलीविज़न, एसी, फ्रिज, साउंड सिस्टम, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, क्या भारत ने बनाया है? यही दुनिया का उधार ले लेकर के कब तक जीवन जियोगे? आज जो कहते हैं ये चीज़ हमारे देश में बन रहा है, वो सारी तुमने चोरी करके, नकल करके तुमने दूसरे देश से अपने देश में बना रहे हो। आपका दिमाग क्या है? आपकी टेक्नोलॉजी क्या है? जब तक आप टेक्नोलॉजी के लिए इनोवेशन पे काम नहीं करोगे, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका झंडा दुनिया में ऊंचा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका झंडा विश्व में ऊंचा रहे, तो आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। अभी यूनिसेफ के चेयरमैन ने 7 नवंबर को स्टेटमेंट दिया कि 2030 तक 53% इंडियन यंगेस्ट को, इंडियन जनरेशन को 53% जो आज के युवा होंगे वो 21st सेंचुरी की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप कहने के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटी, स्कूल आपके पास हैं, लेकिन आपके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, आप क्या कर सकते हैं? दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री आपने भारत को बना लिया है। ये क्यों बना है? आप जाके देखिए, जहाँ मर्जी हो कचड़े फेंक देते हैं आप। स्वच्छ भारत की बात होती है, क्या क्या करते हैं आप लोग? इसलिए प्यारे बच्चों, अपने लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ये बनाना बहुत जरूरी है। और तीसरी शक्ति होती है आर्थिक इकोनॉमिक शक्ति। पहला शक्ति क्या है? स्वास्थ्य ठीक रखना है, दूसरा अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और तीसरा क्या करना है? आर्थिक शक्ति। आपके पास पैसा होना चाहिए। हमारे देश में आज बिल गेट्स का वाक्य बड़ा फेमस होता है, गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है, गरीब होकर के मरना बड़ा पाप है। बिल गेट्स के नाम से पॉपुलर हो गया, चूंकि बिल गेट्स दुनिया का रिच आदमी है। लेकिन इसी देश में आचार्य चाणक्य ने आज से 2300 ईयर्स पहले एक घोषणा किया था कि जब चंद्रगुप्त को मिलने गए तो क्या करता था? भेड़ चराया करता था। वो गरीब परिवार से था। उनके दोस्त आचार्य अजय ने पूछा, इसको शक्तिशाली कैसे बनाओगे? आचार्य चाणक्य ने कहा कि निर्धन घर में, अशिक्षित घर में पैदा होना कोई अपराध नहीं होता आचार्य, लेकिन अशिक्षित होकर, निर्धन होकर के मरना पृथ्वी का सबसे बड़ा अपराध होता है।
आप कहाँ पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, ये महत्व नहीं है, लेकिन अगर आप पराक्रम पुरुषार्थ करते हैं आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। आप इसी देश में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर ई. श्रीधरन, सेम पित्रोड़ा, ये इनके एग्जाम्पल भारत देश के अंदर है जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन ये लाने का, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन लाने का काम किया। आपके लिए एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? आपके लिए एग्जाम्पल ई. श्रीधरन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल्स हैं, आपके लिए उदाहरण हैं। आप उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, आप देखें कितना बड़ा रिवोल्यूशन आप ला सकते हैं। तो आर्थिक उन्नति करना आपकी जिम्मेदारी है। चौथा है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल यूनिटी। अगर हमारी सोशल यूनिटी होती तो बोलो देश गुलाम होता? ये देश आज़ाद कैसे हुआ था? सोशल यूनिटी से हुआ था। आज गांधी का मुखालफत, गांधी का विरोध करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गांधी की एक ग्रेटनेस थी जो हिंदुस्तान को, हर वर्ग को जोड़ करके देश के सामने खड़ा किया। और पांचवा है वैल्यू, संस्कृति, सभ्यता। ये पांचों संस्कृति, पांचों शक्ति जब आप जोड़ कर रखेंगे तो आप देश के महान नागरिक बनेंगे और आपका झंडा हमेशा दुनिया में फहरता रहेगा, फहरता रहेगा। तो आप अपने झंडे को ऊंचा रखना चाहते हैं तो ये पांच शक्ति आपको रोज हासिल करना है। आप सूर्य उदय होने के बाद सोकर उठोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बोलो आपका झंडा ऊंचा रहेगा? तो पहले अपने आप को मजबूत करो और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, ज्ञान के रूप से, सामाजिक रूप से, तब ये देश अच्छा बनेगा। और नहीं तो ये देश के टुकड़े टुकड़े कटते चले गए। आप सोच सकते हैं देश की क्या हालात हुई है, इसलिए आप चाहते फिर देश के टुकड़े हों। आप देखिए, हमने बताया ईरान भारत में था पहले, आपने सुना इस बात को? 1763 से पहले अफगानिस्तान भी भारत में था। जो काबुल और कंधार है, वहाँ की जो आमू दरिया है उसका नाम था ओम नदी हुआ करता था। 1763 से पहले अफगानिस्तान नाम का दुनिया में कोई, विश्व में कोई देश नहीं था। 1815 से पहले नेपाल भी भारत में था। 1815 से पहले नेपाल कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। 1911 से पहले श्रीलंका भी भारत में था। 1911 से पहले श्रीलंका नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। 1935 से पहले म्यांमार भी भारत में था। 1935 से पहले बर्मा नाम का, म्यांमार नाम का कोई देश नहीं था। 1947 से पहले पाकिस्तान भी भारत में था। इससे पहले कोई दुनिया में पाकिस्तान नाम का देश नहीं था। 1950 से पहले तिब्बत भी भारत में था। कैलाश मानसरोवर, हमारे जो पवित्र तीर्थस्थल थे वो हमारे देश में थे। वो 1950 में चाइना के पास गया। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे भारत देश से अलग अलग देश बनते जाएं, तो आप कुंभकर्ण की तरह सोते रहो, मस्ती करते रहो, डांडिया रमते रहो। और अगर आप चाहते हैं कि देश मजबूत, सक्षम और सशक्त बने, तो आपको पराक्रम, पुरुषार्थ और ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयास करो। भारत देश में बहुत से लोग हैं, आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैं थोड़ा सा अपना सिद्धांत बदल दूं, बड़े बड़े दाढ़ी बाल रख दूं, लाल पीले कपड़े पहन लूं, भभूति रमा लूं, तो क्या मैं भूखा मरूंगा? क्या जो लोग ऐश कर रहे हैं हम नहीं कर सकते? ये रात दिन, ये किसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं? आपके लिए कर रहा हूं। इसलिए आपको इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और यहाँ आने का
आपको सार्थक प्रयोजन समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वो लोग हैं जो यहाँ से अभी सुबह उनको जाना था, जा चुके, लेकिन जो लोग हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। और हमारे बीच में भारत देश के बहुत बड़े प्रतिभाशील महामनीषी हमारे बीच में आज विद्यमान हैं। वो IMD के DGM हैं, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट पर बहुत काम करते हैं। अभी नवंबर महीने में वर्ल्ड के 153 कंट्री के 11,298 साइंटिस्टों ने, हमने बताया था आपको, ये सर्कुलर जारी किया कि 2030 तक ये अर्थ को क्या है, इस पृथ्वी को प्रॉब्लम क्या है, ये पृथ्वी ICU में आ गई है। 2030 तक ये पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कैसे रहेगा, ये सोचना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने 6 एडवाइस दिए हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी एडवाइस तो दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्रोडक्ट फूड लेना चाहिए, फल पे रहना चाहिए। सबसे बड़ी एडवाइस है कि ये पेड़ वृक्ष को ज़्यादा लगाओ, उसे काटो मत। ये आपको बताएंगे, मैं इनका विषय आपको छीनना नहीं चाहता। ये 6 एडवाइस जो भी दिया गया है नवंबर महीने में, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट महीना है और एडवाइस है। तो मैं ऐसे ग्रेट मनीषी के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खड़े होकर के इनका सम्मान करेंगे, ताली बजा कर करेंगे। और मैं हमारे साथी जनरल मेहता साहब से अनुरोध करूँगा और हमारे ब्रिगेडियर साहब से, सुरेश जी से, मेघराज जी से, सबसे मिलकर इनको शाल उड़ाकर, पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे। बनना चाहते हैं, शक्तिमान बनना चाहते हैं, तो शक्तिमान अगर बनना है तो ये किल्बिश के आचरण को परित्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?